हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, कमेंट ज़रूर से कर देना। तो हम अपने फैन फिक्शन ड्रॉप डेयर का अगला पार्ट स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि विंग ने अपने सामने जिंगी को देख के बहुत ज़्यादा शौक था। वो अपने मन में यही सोच रहा था, क्या इतने दिन से जिंगी था जो मेरा पीछा कर रहा था, लेकिन क्यों जिंगी क्यों मेरा पीछा कर रहा था, और रोज़ रोज़ वो क्या करता है यहाँ मेरे पीछे आके। जिंगी भी विंग को अपने सामने देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो गया था। उसने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि विंग पीछे से आएगा और उसे पकड़ लेगा। तभी जिंगी को दिमाग में कुछ ख्याल आता है और वो तुरंत ही विंग की मुंह को पकड़ता है और उसे दीवार पर पिन कर देता है। जिंगी की इस एक्शन से विंग बहुत ज़्यादा शॉक हो गया था। वो हैरानी से जिंगी की तरफ देखता है और जिंगी के हाथ को अपने मुँह से हटाने की कोशिश करता है, लेकिन जिंगी उसे आँखों से इशारा करता है और धीरे से कहता है, चुप रहो, नहीं तो वो हमें समझ लेगा और वो समझ लेगा कि कोई उसका पीछे है। ऐसा कहते हुए वो उस दीवार से बाहर की तरफ देखने लगा। विंग भी जिंगी के गेज को फॉलो करता है और दीवार की उस तरफ देखने लगता है। वहाँ पे जो पहली गली था, कैफ़े की वो मोड़, वहाँ पे और एक इंसान खड़ा हुआ था जो सेम जिंगी की तरह ही ब्लैक हुडी पहन के खड़ा हुआ था और उसके फेस पे भी मास्क था। उस इंसान को देख के भी शॉक हो जाता है। वो सोचता है, मेरे पीछे कितने इंसान पड़े हुए हैं और वो कौन है? अगर ये जिंगी है तो वो क्या वो भी हमारे ग्रुप का कोई मेंबर है? विंग अपने मन में यही सोच रहा था। वो तो मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल पा रहा था। तभी जिंगी विंग की तरफ फिर से देखता है, कहता है, तुम्हें किसने कहा था यहाँ पे आने को? तुम सीधा सीधा कैफ़े के अंदर से नहीं आ सकते? मुझे लगता है मुसीबत तुम्हारे पीछे नहीं आते, तुम ही मुसीबत को अपने पीछे बुलाते हो, है ना? ऐसा कहते हो विंग को घूरने लगा। विंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वैसे ही उसके साथ अभी इतनी कम समय में इतना कुछ हो गया था कि उसके ब्रेन को ये सब प्रोसेस करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। तो फिर वो जिंगी के हाथ को हटाने की इशारा करता है, कहता है, मुझे कुछ बोलना है। तो फिर जिंगी अपने हाथ को हटाता है, लेकिन हटाने से पहले वो कहता है कि धीरे से बात करना, नहीं तो मैं उस इंसान के सामने तुम्हें फेंक दूंगा। ये सुनते ही विंग अपने सर को नोट करता है, लेकिन वो अभी भी जिंगी को ग्लेयर कर रहा था। जिंगी धीरे से विंग के मुँह से अपने हाथ को हटाता है। तो फिर विंग तुरंत ही जिंगी की कॉलर को पकड़ लेता है और उसे दीवार पर पिन कर देता है और उसकी तरफ घूरते हुए कहता है कि तुम मेरे यहाँ क्या कर रहे हो और तुम मेरे पीछे कब से हो? ये इंसान कौन है और तुम दोनों मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो? मैं कोई चाइना का प्रेसिडेंट नहीं हूँ और ना ही मेरे पास पैसा है, तो फिर तुम लोगों को मेरे पीछे आके क्या मिलेगा? ऐसा कहते हुए वो जिंगी को घूरने लगा। जिंगी एक शाय कहता है, मैंने कहा था ना तुम बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ हो। मैंने उस दिन ऐसे ही नहीं कहा था, तुम हो इसीलिए ही कहा था। विंग को अब और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसे जिंगी के बात कभी समझ नहीं आता। तभी विंग उसे घूरते हुए कहता है, क्या तुम सीधा सीधा कुछ नहीं बोल सकते हो? मुझे तुम्हारी ऐसे टेढ़ी मेरी बातें समझ नहीं आती। तभी जिंगी एक स्माइल करता है, कहता है, मुझे नहीं पता वो इंसान कौन है, लेकिन मुझे इतना पता है कि वो जो भी है वो तुम्हें मारने के लिए यहाँ आया है। और मुझे जब पता चला कि कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है, वो भी तुम्हें मारने के लिए, तब मैं भी उस इंसान को फॉलो करने लगा, क्योंकि मुझे भी पता करना है कि असल में वो इंसान कौन है। विंग अपने दिल पर हाथ रख देता है। उसका दिल बहुत ही तेज तेज धड़कने लगता है। उसे मारने के लिए उसने किसी का क्या बिगाड़ा है जो वो लोग उसे मारना चाहते हैं? विंग अपनी सारी गलतियों को फिर से रिपीट करने लगा कि उसने कुछ ऐसा बड़ा गलती तो नहीं कर दिया ना जिस वजह से उसे मारने के लिए लोग आ रहे हैं। लेकिन विंग को ऐसा कुछ याद ही नहीं आ रहा है कि जिसकी वजह से उसे कोई मारे। विंग जिंगी की तरफ देखते हुए कहता है, लेकिन क्यों क्यों मुझे मारना चाहते हैं? मैंने क्या किया है? पिछले जन्म में कोई कांड किया है इस इंसान के साथ जो ये इंसान इस जन्म में मुझे मार के उस कांड का बदला लेना चाहता है? तभी जिंगी स्माइल करते हुए कहता है, तुमने पिछले जन्म में नहीं, इस जन्म में ही कांड किया है और इस बारे में तुम्हें खुद भी रियलाइज़ नहीं है कि तुम इतने बेवकूफ़ जो हो। ऐसा कहते हुए वो विंग के सिर पर धीरे से हिट करता है। विंग अपने सिर को खुजलाते हुए कहता है कि हे, मुझे मत मारो। तभी जिंगी विंग के हाथ को पकड़ता है और उसे मेन रोड की तरफ ले जाने लगता है। विंग मेन रोड की तरफ जब जाते हुए देखता है, तब जिंगी से कहता है, हे, यहाँ से मेरा घर बहुत दूर पड़ता है और यहाँ से मुझे या तो बस करनी पड़ेगी या फिर टैक्सी करनी पड़ेगी। मैं फिजूल खर्चा नहीं करना चाहता। विंग की ऐसी बातें सुनकर जिंगी बहुत ज़्यादा अनॉय हो रहा था। वो एक अनॉयड टोन में कहता है, प्लीज़ चुप रहो। अच्छा ठीक है, तुम्हें अपने पैसे बचाने हैं, है ना? ठीक है, मैं तुम्हें उस इंसान के पास छोड़ आता हूँ। उस इंसान के पास एक गन है, पता है? अगर मैं तुम्हें वहाँ पे छोड़ दूँगा तो तुम्हें सीधा वो इंसान गन शॉट कर देगा और तुम सीधा मर जाओगे, तो फिर तुम्हारे सारे पैसे बच जाएंगे। ये आइडिया बहुत अच्छा है ना? ऐसा कहते हुए वो विंग को धमकाने लगा। जिंगी की ऐसे बातें सुनकर विंग बहुत ज़्यादा घबरा गया। वो स्पीचलेस हो चुका था। फिर वो चुपचाप जिंगी के पीछे चलने लगा। अब हमें बस स्टॉप का सीन
दिखाया जाता है। उन दोनों को बहुत ज़्यादा चलने के बाद बस स्टॉप मिला था। वो दोनों बस स्टॉप पे बैठे हुए थे क्योंकि उन दोनों का ही पैर दुखने लगा था, क्योंकि कैफ़े से बस स्टॉप बहुत ज़्यादा दूर था। वो दोनों ऐसे ही साइलेंटली बैठे हुए थे, तभी विंग जिंगी को अचानक से सॉरी कहता है। विंग की सॉरी सुनकर जिंगी थोड़ा सा हैरान था। वो विंग की तरफ देखने लगता है, तभी विंग फिर से जिंगी की तरफ देखता है और सॉरी कहता है। जिंगी को समझ नहीं आता। वो कहता है, सॉरी किस लिए? तुम्हें मुझे थैंक यू नहीं बोलना चाहिए तुम्हें बचाने के लिए, उसके बदले तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो? ये सुनने के बाद विंग कहता है, सॉरी इसलिए क्योंकि उस दिन तुम्हारी गलती नहीं थी, सुशी की गलती थी और मैंने तुम्हें ब्लेम किया था इसलिए। ये सुनने के बाद जिंगी एक स्माइल करता है और सामने की तरफ देखते हुए कहता है, मुझे पता था कि तुम बहुत ज़्यादा स्टूपिड हो और इसलिए मैंने तुम्हारी बात को याद भी नहीं रखा था। ऐसा कहते हुए वो सामने की तरफ देखने लगा। विंग थोड़ी देर तक तो जिंगी को देखता है, उसके बाद वो अपने सिर को सीधा करता है, कहता है, मुझे नहीं पता कि तुम्हें कैसे पता चला कि कोई मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। ये सुनते ही जिंगी का फेस बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता है। वो इतनी देर तक स्माइल कर रहा था, लेकिन विंग की ये बात सुनकर उसका फेस सीरियस हो जाता है और वो ध्यान से विंग की बात को सुनने लगता है। तो विंग अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि तुम हमेशा मुझसे रूड बिहेव करते थे, इसलिए मुझे लगता था कि तुम शायद मुझसे नफ़रत करते हो। मुझे रीज़न तो नहीं पता था, लेकिन मुझे हमेशा लगता था कि तुम मुझसे नफ़रत करते हो। लेकिन पता नहीं क्यों आज ऐसा लग रहा है कि तुम मुझसे नफ़रत नहीं करते हो। आज ही नहीं, मुझे उस दिन भी लगा था जिस दिन तुमने कहा था कि मैं बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ हूँ और मैं इंसान को पहचान नहीं पाता हूँ। और शायद तुम सही हुए हो, क्योंकि मैं कोई भी इंसान को बहुत जल्दी जज कर लेता हूँ और ये मेरी बहुत ही गंदी आदत है। मैं समझ भी चुका हूँ इस बारे में। मुझे नहीं पता कि तुम्हें कैसे पता चला कि वो इंसान मुझे मारना चाहता है और वो मेरे कैफ़े के बाहर मेरे लिए इंतज़ार करता है। ऐसा कहते हुए विंग थोड़ी देर तक पॉज लेता है, उसके बाद वो जिंगी की तरफ देखता है। जिंगी उसे ही देख रहा था, तभी विंग एक स्माइल करते हुए जिंगी की तरफ देखता है, कहता है, मुझे नहीं पता कि तुम मेरे लिए ये सब क्यों कर रहे हो, लेकिन मैं इतना तो समझ चुका हूँ कि तुम मुझसे नफरत नहीं करते हो और तुम बहुत समय से तुम तो मुझसे साइलेंटली प्रोटेक्ट कर रहे हो, जो शायद मुझे पता भी नहीं चला था। फिर वो एक बड़ी सी स्माइल करते हुए कहता है, थैंक यू मुझे साइलेंटली प्रोटेक्ट करने के लिए, मुझे ऐसे इंसान से बचाने के लिए जो मेरा नुकसान चाहता है। ऐसा कहते हुए वो एक वार्म से स्माइल करता है और कहता है, लेकिन उस इंसान ने अगर मुझे मार दिया और मरने से पहले मुझे पता नहीं चला कि मेरा मरने का रीज़न क्या है, तो फिर मरने के बाद मैं सबसे पहले तुम्हारे ऊपर चढ़ूँगा, ठीक है? ऐसा कहते हुए वो जिंगी की तरफ देखकर एक स्मिक करता है और सामने की तरफ देखने लगता है। विंग की सारी बातें जिंगी बहुत ही गौर से सुन रहा था और विंग की आखिरी बातें सुनकर जिंगी को तो हंसी आ गया। वो स्माइल करने लगता है, लेकिन विंग अभी बस स्टॉप की उस तरफ देखने लगा जहाँ से उनके लिए बस आने वाला है। थोड़ी ही देर बाद बस आ जाता है और वो दोनों उस बस में चढ़ जाते हैं। वो दोनों ही एक दूसरे के पास बैठे हुए थे। तभी जिंगी कहता है, अपना ध्यान रखा करो और किसी पे भी आसानी से ट्रस्ट मत करना। इस दुनिया में कोई भी किसी का अच्छा नहीं चाहता है। अगर कोई तुम्हारा अच्छा चाह रहा हो तो उसके पीछे भी बहुत बड़ा रीज़न होता है, समझे? ऐसा कहते हुए वो विंग की तरफ देखने लगा। विंग भी जिंगी की तरफ देख रहा था और वो भी एक स्माइल कर रहा था। थोड़ी ही देर बाद विंग उस बस से उतर जाता है और जिंगी को गुड नाइट विश करता है। जिंगी भी उसे गुड नाइट विश करता है और उसे बाय कहता है। अब हमें विंग का अपार्टमेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ विंग अपने अपार्टमेंट के बाहर खड़ा हुआ था और चाबी से अपने अपार्टमेंट की डोर को खोल रहा था। विंग के दिमाग में अभी भी वो सब कुछ घूम रहा था जो शुरू से लेकर एंड तक हुआ था। विंग को सच में समझ नहीं आ रहा था कि कोई इंसान क्यों उसके पीछे पड़ा हुआ है और उसे मारने की कोशिश कर रहा है। क्या कोई यहाँ से है? ये तो माफिया के एरिया है ना, यहाँ पे बहुत सारे माफिया के लोग रहते हैं। क्या कोई विंग को परेशान करने की कोशिश कर रहा है? लेकिन क्यों? उसने तो माफिया के किसी भी लोग से कभी पंगा भी नहीं लिया। इवन वो तो कभी उनके सामने तक नहीं गया है। फिंग अपने मन में ही सोचता है, नहीं यहाँ के कोई नहीं हो सकता। वैसे भी जिंगी के फेस देख के ऐसा लग रहा था कि वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस था इस मैटर को लेकर। शायद कुछ सीरियस होगा जो मैं अभी तक रियलाइज़ नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे आसपास ही बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन मैं उसे पकड़ नहीं पा रहा हूँ। अब से मुझे अपनी आँखों को और कानों को
खुले रखना होगा हर वक्त, नहीं तो मैं सब कुछ मैस कर दूंगा। ऐसा सोचते हुए वो अपने अपार्टमेंट के अंदर जाता है, अपने बैग को नीचे रखता है, फिर वो जल्दी से जाके एक शॉर्ट सा बाथ ले लेता है। बाथ लेने के बाद वो डिनर की प्रिपरेशन करने के लिए किचन में चला जाता है, क्योंकि थोड़ी ही देर बाद वांगजी आ जाएगा और वो वांगजी से काम नहीं करवाना चाहता, इसलिए वो जल्दी जल्दी डिनर को रेडी करने लगा। वो सारे वेजिटेबल को चॉप कर ही रहा था कि उसे महसूस होता है कि उसके बेली पर 2 हाथ रैप किया हुआ है और उसके शोल्डर पर किसी का सर है। विंग बहुत ना मुड़े ही बोल सकता था कि उसके पीछे जो इंसान खड़ा हुआ है वो और कोई नहीं, लान वांगजी है। उसकी बॉडी से आता हुआ वो सैंडलवुड का खुशबू ही विंग को बताने के लिए काफ़ी है कि उसके पीछे उसका न्यू बॉयफ्रेंड खड़ा हुआ है। विंग के चेहरे पर एक स्माइल आ जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता है। वो अभी भी साइलेंटली अपनी वेजिटेबल को चॉप कर रहा था। तभी विंग अपने दिमाग में सोचता है, क्या मुझे वांगजी को बताना चाहिए जो कुछ भी आज हुआ? फिर वो सोचता है, नहीं, वैसे भी आज जो कुछ भी हुआ वो शायद इतना सीरियस नहीं था, तो मुझे वांगजी को बेकार में डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए अभी। पहले मुझे पता करना होगा कि असल में ये सब क्या हो रहा है, उसके बाद मैं वांगजी को बताऊँ। ऐसा सोचते हुए वो सोचता है कि वो वांगजी को कुछ नहीं बताएगा। तो फिर वांगजी अपने नोज़ को विंग के नेक पे रब करते हुए कहता है कि तुम थक नहीं गए हो? तुम क्यों अकेले डिनर बना रहे हो? तुम मेरे लिए वेट कर लेते, मैं भी तुम्हारी हेल्प कर देता। तो फिर विंग स्माइल करते हुए कहता है, तुम भी तो थक गए हो और इसलिए आज का डिनर मैं बनाऊंगा। ऐसा कहते हुए वो उस वेजिटेबल को चॉप करना फिनिश करता है और उस बाउल में उस वेजिटेबल को रखने लगता है। वांगजी बस कहता है और थोड़ी देर तक विंग के साथ ऐसे ही चिपका रहता है। फिर वो अपने सिर को उठाता है और उस पास वाले बर्तन में पानी भरने लगता है उस सारे वेजिटेबल को बॉईल करने के लिए। तभी विंग उसके हाथ को रोकते हुए कहते हैं, पहले जाओ फ्रेश हो लो, उसके बाद आना। वांगजी उसे देख के स्माइल करता है और फ्रेश होने के लिए उसके बाथरूम में चला जाता है। वांगजी जब चला जाता है तब विंग के चेहरे से स्माइल गायब हो जाता है। वांगजी को आज जो कुछ भी हुआ उस बारे में कुछ ना बताने के लिए विंग को थोड़ा सा गिल्टी तो फील हो रहा था, लेकिन उसे अभी ये टाइम ठीक नहीं लग रहा था ये सब बताने के लिए, इसलिए वो खामोशी रह जाता है। थोड़ी ही देर बाद वांगजी भी बाथरूम से बाहर आ जाता है और विंग के साथ डिनर बनाने लगता है। वो दोनों डिनर बनाते हैं और एक दूसरे का डिनर कंप्लीट करने के बाद वांगजी विंग से कहता है कि वो दोनों मूवी देखेंगे, इसलिए विंग भी राज़ी हो जाता है और वो दोनों एक साथ बैठ के मूवी देखने लगते हैं। वो दोनों एक एक्शन मूवी देख रहे थे जहाँ पे बहुत सारे गन शॉट सीन थे। गन शॉट के सीन देखते ही विंग को शाम रात की हुई वो बातें याद आता है कि कैसे वो इंसान गन लेके विंग के लिए खड़ा हुआ था और जिंगी उसे बचा रहा था। विंग के दिमाग में फिर से वो सारी बातें चलने लगते हैं। वांगजी मूवी के बारे में कुछ विंग से बात कर रहा था, लेकिन विंग को कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। ये देखकर वांगजी विंग की तरफ देखता है तो वो देखता है विंग स्क्रीन की तरफ तो देख रहा है, लेकिन उसे देख के ही लग रहा है कि उसका ध्यान बिल्कुल भी मूवी पर नहीं है। वांगजी तुरंत ही मूवी को बंद कर देता है, लेकिन विंग अभी भी अपनी पलकों को झपका नहीं रहा था। वांगजी फिर से विंग के कंधों पर हाथ रखता है और उसके नाम लेकर उसे थोड़ा सा शेक करता है। विंग को जब महसूस होता है कि वांगजी उसे बुला रहा है, विंग तुरंत ही अपने ख्यालों से बाहर आता है और वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, क्या मूवी ख़त्म हो गई? तुमने मूवी क्यों ऑफ कर दिया? इस सुनने के बाद वांगजी बहुत ही कंसर्न टोन में कहता है कि विंग, तुम ठीक तो हो ना? कब से मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम कोई जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? ये सुनने के बाद विंग पहले अपने चेहरे को थोड़ा सा नीचे करता है, उसके बाद एक स्माइल करते हुए वांगजी की तरफ देखते हुए कहता है, नहीं, सब कुछ ठीक है। वांगजी को विंग की बात पर भरोसा नहीं हो रहा था। वो विंग की दोनों चिक्स पर अपना हाथ रखता है और उसे सहलाते हुए कहता है, तुम्हें पता है ना, तुम मुझसे सब कुछ शेयर कर सकते हो। अगर तुम्हें कोई भी चीज़ परेशान कर रही होगी तो प्लीज़ मुझे बताओ। तुम अपने अंदर ये चीज़ें रखना बंद करो। वांगजी कितना ज़्यादा कंसर्न है विंग को लेकर, ये देखकर विंग को बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है। वो तुरंत ही वांगजी के नेक को पकड़ लेता है और उसे किस करने लगता है। वांगजी भी विंग को किस रिटर्न करता है। वांगजी को समझ आ तो रहा था कि विंग बस उसकी बातों को अवॉइड कर रहा है, लेकिन वो विंग को ज़्यादा पुश नहीं करना चाहता। वो चाहता था कि जब विंग कंफर्टेबल हो तभी वो वांगजी को सब कुछ सच सच बताए। वांगजी और विंग थोड़ी देर तक एक दूसरे को किस करता है, उसके बाद वो दोनों रूम में चले जाते हैं और एक दूसरे को आई लव यू और गुड नाइट विश करके कडल करके सो जाते हैं। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। नेक्स्ट डे सब लोगों का ट्रेनिंग ख़त्म हो चुका था और सब लोग ग्राउंड पे बैठे हुए थे।
वांग जी सबको समझा रहा था कि उन्हें जल्दी से जल्दी अपना एक्सरसाइज ख़त्म करना होगा और मेन ट्रेनिंग पर आना होगा, क्योंकि उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। टाइम पानी की तरह बह के चले जाएंगे और उन लोगों को पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए हम लोगों को और भी ज़्यादा हार्ड वर्क करना होगा। ऐसा कहते हुए वो सबकी तरफ देखने लगा। सब लोग वांगजी को यस कैप्टन कहते हैं। तभी छुयांग, शाओशिनचन और वेनचिन सबको उन लोगों का स्नैक्स देते हैं। सब लोग स्नैक्स देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और सब लोग अपना अपना स्नैक्स ले लेते हैं। फिंग भी अपना स्नैक्स खाते हुए बोचैंग और न्यूसैंग से बात कर रहा था। वो तीनों एक साथ बात ही कर रहे थे। वांगजी भी उनके पास ही आ रहा था कि तभी विंग के गालों में कोई अपना ठंडा कोल्ड कॉफ़ी का बोतल टच करवाता है, जिससे विंग का पूरा बॉडी शिवर करके उठता है। उसे लगता है कि वो वांगजी है, इसलिए वो पीछे मुड़ के वांगजी को डांटने ही वाला था कि वो देखता है कि वह जिंगी खड़ा हुआ है और उसके गालों में अभी भी उस बोतल को टच कर रखा है। जिंगी को देख के न्यूसैंग और बोचैंग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। विंग भी थोड़ा सा शॉक हो जाता है। वो कहता है, जिंगी तुम? तभी जिंगी विंग के पास आके बैठ जाता है और उसे कोल्ड कॉफ़ी के बोतल को बढ़ाते हुए कहता है, ये लो, ये तुम्हारे लिए है। कोल्ड कॉफ़ी देख के विंग थोड़ा सा खुश हो जाता है और उसे पता है कि जिंगी हमेशा से उसके ऊपर ध्यान रखता है, इसलिए वो उस कोल्ड कॉफ़ी को ले लेता है और उसे थैंक यू कह देता है। जिंगी भी उसे देख के स्माइल कर लेता है और अपनी स्नैक्स को खाने लगता है और विंग से थोड़ी बहुत बात करने लगते हैं। न्यूसैंग पहली बार जिंगी को खुद से उनके साथ बात करते हुए देखकर, स्पेशली जिंगी इतने अच्छे से विंग से बात कर रहा है, ये देख के बहुत ज़्यादा हैरान था। वो भी जिंगी से बात करने लगता है और उससे पूछने लगता है कि अचानक से वो विंग से इतने अच्छे से बात कर रहा है, उन दोनों में दोस्ती कब हुई। वोचैंग भी उन लोगों के साथ बात करने लगा। वांगजी विंग के पास ही आ रहा था, लेकिन उसने जब देखा कि जिंगी विंग के पास आके बैठ गया है और उसे कोल्ड कॉफ़ी ऑफ़र कर रहा है, वांगजी को पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा जेलसी फील हो रहा था और उस बहुत ज़्यादा हैरान भी था, क्योंकि उसने भी पहले दिन से नोटिस किया था कि जिंगी विंग से कुछ खास अच्छे से बात नहीं करता है और ना ही ढंग से बिहेव करता है। लेकिन अचानक से जिंगी विंग से इतना अच्छे से बात कर रहा है और उसके पास आके बैठ रहा है, ये वांगजी के लिए काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग था और उसे थोड़ा बहुत जेलसी भी फील हो रहा था। वो तुरंत ही विंग के पास आता है और विंग की दूसरी साइड बैठ जाता है और विंग के हाथ से उस कोल्ड कॉफ़ी का बोतल को ले लेता है और पीने लगता है। ये देख के विंग फिर से गुस्सा हो जाता है। वो कहता है, लंजा, तुम फिर से मेरे स्नैक्स खा रहे हो क्या? तुम्हें किसी ने स्नैक्स नहीं दिया है? ये सुनने के बाद वांगजी विंग को कोई भी जवाब नहीं देता है और उसके हाथ में जो फ्रूट जूस का बोतल था उसे विंग के हाथ में थमाते हुए कहता है कि तुम्हारे लिए कोल्ड कॉफ़ी ठीक नहीं है, तुम अभी बच्चे हो, इसीलिए जूस पियो। ये सुनकर तो विंग को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो वांगजी की तरफ घूरता है, कहता है, तुम? लेकिन इससे आगे वो कुछ कहे उसके लिए उसके दिमाग में कोई शब्द ही नहीं आ रहे थे, इसीलिए वो बस वांगजी को घूरता है और उस जूस की बोतल को ओपन करके उसे पीने लगता है। जिंगी भी वांगजी और विंग की तरफ ही देख रहे थे। न्यूसैंग और बोचैंग ऐसे प्रिटेंड कर रहे थे जैसे उन दोनों ने वांगजी और विंग को देखा ही नहीं। उन दोनों के मन में बहुत सारा सवाल है और वो दोनों बस अपने मन में यही सोच रहे हैं कि विंग कब उन्हें विंग खाली मिलेगा और वो विंग को पकड़ेंगे और उनसे इन सब के बारे में पूछेंगे। उन लोगों को भी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि अचानक से वांगजी और विंग इतना ज़्यादा क्लोज कब से हो गए। तो चलिए एवरीवन, मैं अपने पार्ट को यही रोकती हूँ। आई होप आप इस फैन फिक्शन को एंजॉय करेंगे तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये फैन फिक्शन कैसे लगा। मिलता है नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।